हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपके अपने पढ़ाई वाले ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम एसएससी जीडी के जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट तीसरे के बारे में बात करने वाले हैं। पहला दूसरा करा दिया गया है, जिसने भी वह वीडियो नहीं देखी है जाके जरूर देखे। चैनल में जाने के बाद अलग से प्लेलिस्ट बनी है एसएससी जीडी नाम से, आप वहां जाके सब वीडियो देख सकते हैं। और जो भी हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करना चाहता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको इस चैनल में इसी तरह एसएससी जीडी के और टॉपिक वाइज वीडियोज मिलती रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी भेज दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हम बहुत जल्दी एसएससी जीडी के हिंदी की क्लास भी लेकर आने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। ए इकाना स्टेडियम, बी मोटेरा स्टेडियम, सी अरुण जेटली स्टेडियम, डी ईडन गार्डन स्टेडियम। तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम कहाँ स्थित है, अहमदाबाद में। इसका पुराना नाम सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम था और नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। अहमदाबाद में स्थित मोटेरा स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। और इस स्टेडियम में 1,32,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। आगे बढ़ते हैं। सरदार पटेल स्टेडियम ये अहमदाबाद में है। यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा स्टेडियम कहाँ पर है। फिरोज शाह कोटला, और इसका नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम, ये नई दिल्ली में है। वानखेड़े स्टेडियम ये मुंबई में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम ये कानपुर में है। और चिन्ना स्वामी स्टेडियम ये बेंगलुरु में है। आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर स्टेडियम ये हैदराबाद में है। ईडन गार्डन स्टेडियम ये कोलकाता में है। चिदम्बरम स्टेडियम ये चेन्नई में है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम ये गोवा में है। इकाना स्टेडियम ये लखनऊ में है। तो जो भी मेन मेन स्टेडियम थे वो करा दिए हैं, 10 स्टेडियम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। ए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, बी नेशनल पॉपुलेशन रिकॉर्ड, सी नेशनल पीपल रिकॉर्ड, या डी नेशनल पीपल रजिस्टर। तो इनमें से क्या हो जाएगा, एनपीआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। एनपीआर एक डाटाबेस है जिसमें देश के सभी सामान्य निवासियों की सूची होती है। 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना स्टार्ट की गई थी। भारत में पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के अधीन की गई थी। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में की गई थी मेयो के शासनकाल में। और भारत में पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में की गई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना 15वीं एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। और 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी कृष्णा नदी, डी गंगा नदी। तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन पुष्यभूत राजवंश का था, पुष्यभूत या वर्धन वंश का था। आगे बढ़ते हैं। तो क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड दिए गए हैं और एसएससी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन हैं ये सब। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था। ए 1982 में, बी 1941 में, सी 1978 में, डी 2015 में। तो भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था, बताइए आप। भारत एशियाई खेल की शुरुआत 1951 में की गई थी। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो पहला संस्करण भारत में ही खेला गया था।
दूसरी बार इसका आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1982 में दूसरी बार में आयोजन भारत में हुआ था। भारत में दो बार 1951 में और 1982 में दिल्ली में एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। 1951 में आयोजित हुए खेलों के पहले संस्करण की मेजबानी भारत ने की थी। एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में हुई थी। टूर्नामेंट के पहले संस्करण में भारत ने 51 पदक जीते थे और जिसमें से 15 गोल्ड मेडल थे, 16 सिल्वर मेडल थे और 20 ब्रॉन्ज मेडल थे। भारत पदक तालिका में जापान के बाद भारत दूसरे स्थान पर था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। माइक्रो फाइनेंस एक क्या है? ए सॉफ्टवेयर उत्पादन सेवा है, बी उत्पादन सेवा है, सी वित्तीय सेवा है, डी अपशिष्ट प्रबंधन सेवा है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। माइक्रो फाइनेंस एक वित्तीय सेवा है। आगे बढ़ते हैं, माइक्रो फाइनेंस का तात्पर्य कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं से है और विजय महाजन को भारत में माइक्रो फाइनेंस का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ए सिख द्वारा, बी बौद्धों द्वारा, सी हिंदुओं द्वारा, डी जैनों द्वारा। तो सागा दावा सिक्किम के किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये बौद्धों द्वारा मनाया जाता है। सिक्किम के सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े त्योहारों में से एक सागा दावा हर साल बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार महायान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए ग्रेविमीटर का, बी एनीमोमीटर का, सी सिस्मोग्राफ का, डी दाब सेंसर का। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए ऑप्शन नंबर सी सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। इस यंत्र के जरिए धरती में होने वाली हलचल का ग्राफ बनाया जाता है, इसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके आधार पर गणितीय पैमाना रिएक्टर पैमाना के जरिए भूकंप की तरंगों की तीव्रता, भूकंप का केंद्र और इससे निकलने वाली ऊर्जा का पता लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में आते हैं। बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ए केरल, बी तेलंगाना, सी असम, डी तमिलनाडु। तो बिहू इनमें से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, असम। असम बिहू असम राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। केरल का कथकली या मोहिनीअट्टम हो जाएगा और तमिलनाडु का भरतनाट्यम। आगे बढ़ते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम में है और यह एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। और असम की राजधानी दिसपुर है और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा है। आगे बढ़ते हैं, हम हर एक क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की? ए गेहूं, बी कोयले, सी अंडे, डी कपास। तो हरित क्रांति ऑप्शन नंबर ए गेहूं के उत्पादन में वृद्धि की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हरित क्रांति भारत में 1960-68 में शुरू हुई एक कृषि क्रांति थी जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था। और भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ए 2004 से 9, 2002 से 7, 2007 से 12, डी 2005 से 10। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुई थी जिनमें से अंतिम 2012 से 2017 तक थी। फिर उसके बाद खत्म हो गई। 2012 से 17 12वीं थी
और 2007 से 12 मतलब 11वीं हो जाएगी, और 2002 से 7 ये 10वीं हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2002 से 7 ये 10वीं हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय का दोगुना करना था। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना थी, जिनमें से अंतिम 2012 से 17 थी। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पूर्ण सोवियत संघ के संविधान से ली गई थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई थी और 2014 में योजना आयोग को खत्म कर दिया था और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन SHRA की स्थापना दिल्ली में कहाँ में हुई थी? ए मुगल गार्डन में, बी फिरोज शाह कोटला में, सी सफदरगंज का मकबरा, डी लाल किला। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फिरोज शाह कोटला। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में की गई थी। संगठन की स्थापना के दौरान दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में आयोजित बैठक में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी उपस्थित थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ए 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, बी 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, डी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। तो इनमें से यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यूपीएससी का अध्यक्ष 6 वर्ष की अवधि या जब तक वह 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो प्राप्त नहीं कर लेता तब तक के लिए पद पर बना रह सकता है। यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यूपीएससी का विस्तृत रूप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख किसके तहत किया गया है? ए मूल कर्तव्यों, बी मूल अधिकारों, सी निर्देशक सिद्धांतों, डी संविधान की प्रस्तावना। तो इनमें से किसमें उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मूल कर्तव्य में उल्लेख है कि देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र के सेवा के लिए तत्पर रहने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था और संविधान भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 51A(c) के तहत मौलिक कर्तव्यों में निहित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है? ए 3 वर्ष के बच्चों, बी 5 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 8 वर्ष। तो इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी या तीसरा ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष के बच्चों को। आगे बढ़ते हैं। मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण प्रतिरक्षण सुनिश्चित करना है। सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर
1914 से प्रारंभ किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है? ए सहकारी, बी सार्वजनिक, सी संयुक्त, डी निजी। सॉरी दोस्तों, 60% औषधालय, इनमें से ऑप्शन नंबर डी निजी सेक्टर चलाता है, प्राइवेट सेक्टर चलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रजत क्रांति का संबंध है? ए तिलहन से, बी अंडा से, सी मछली से, डी दूध से। तो रजत क्रांति का संबंध इनमें से ऑप्शन नंबर बी अंडे से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं, रजत क्रांति देश में अंडा उत्पादन एवं मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति भी इसे कहा जाता है की शुरुआत की गई। मुर्गियों से अधिक अंडे व मांस उत्पादन के लिए देश में 5 बड़े कुक्कुट फार्म स्थापित किए गए। कहाँ पर? बेंगलोर, मुंबई, भुवनेश्वर, दिल्ली और शिमला में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध मतलब दुग्ध उत्पादन से है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, नीली क्रांति का मत्स्य पालन से है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ए सूखा, बी स्कर्वी, डी बेरी, डी रक्तौंधी। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, सूखा रोग या इंग्लिश में रिकेट्स। आगे बढ़ते हैं, विटामिन डी सूर्य की किरणों से ही मिल जाती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को 20-30 मिनट धूप में बैठना चाहिए। विटामिन की कमी से होने वाले रोग आइए देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए की कमी से मतलब रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से मसूड़े फूलना, जरा सी चोट पर रुधिर निकलना और इसे ही स्कर्वी कहते हैं, अस्थियों कमजोर होना। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, इसे ही रिकेट्स कहते हैं। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना, विटामिन के की कमी से ऐंठन और होता है हीमोफोलिया। पानी में घुलनशील विटामिन है बी और सी, इसके अन्य सब वसा में घुलनशील है। ठीक है, मतलब देख लीजिए, भैंस गई पानी में, बी सी भैंस गई पानी में, तो बी सी पानी में घुलनशील है, अन्य वसा में घुलनशील है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? ए 24 जुलाई, बी 25 जुलाई, सी 24 अगस्त, डी 24 सितंबर। आयकर दिवस ऑप्शन नंबर ए 24 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जनवरी के देख लेते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 26 जनवरी को सब आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? चुनाव की प्रणाली ए ब्रिटेन से, बी संयुक्त राज्य अमेरिका से, सी आयरलैंड से, डी ऑस्ट्रेलिया से। तो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व भी लिए गए हैं। ब्रिटेन से एकल नागरिकता, अमेरिका से मूल मूल अधिकार हो गए। आगे बढ़ते हैं, और संविधान संशोधन लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कैसे लगे हैं कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और जो भी चैनल में नया हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? ए पेसो, बी डॉलर, सी यूरो, डी येन।
तो फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, पेसो। आगे बढ़ते हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला हो जाएगी। और हम यहाँ पे देख लेते हैं किस देश की राजधानी क्या है और मुद्रा क्या है। भारत की हो जाएगी नई दिल्ली राजधानी, मुद्रा मतलब मुद्रा रुपया हो जाएगा। पाकिस्तान की राजधानी या मतलब इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाली नेपाली रुपये यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। मतलब श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे और यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा टका। और यहाँ भूटान की राजधानी थिम्पू और यहाँ की मुद्रा गुलत्रुम। म्यांमार की राजधानी नेपिडा, क्या यहाँ की मुद्रा है। अफगानिस्तान की मतलब राजधानी काबुल, अफगानी यहाँ की मुद्रा है। चीन की राजधानी बीजिंग, यहाँ की मुद्रा युआन हो जाएगी। और मंगोलिया की राजधानी है उलन बटोल और तुगरी की यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। जापान की राजधानी टोक्यो, एन यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।